नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक खत्म, यूसीसी पर नहीं हुई चर्चा। धामी ने कहा विधानसभा सत्र से पहले होगी कैबिनेट मीटिंग जिसमें लगेगी मुहर। बीजेपी संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, सीएम धामी ने दी बधाई। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा मुरली मनोहर जोशी को मिले सम्मान। मुख्यमंत्री धामी का डोईवाला दौरा, कैबिनेट मंत्री अग्रवाल के भाई के निधन पर जताया शोक, परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। मंत्री सतपाल और धन सिंह रावत रहे मौजूद। उत्तराखंड सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल में किया रोड शो, हजारों की संख्या में नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक। 800 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण। और उत्तराखंड के एरा टॉप पर पहाड़ियां फिर से लगी सुलगने, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को किया अलर्ट मोड पर, जबकि प्रदेश में चल रहा अग्नि सुरक्षा सप्ताह। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया है उस वादे को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसे इस सत्र में लाने का काम किया जाएगा और अभी ड्राफ्ट का परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें सत्र से पहले एक और कैबिनेट होगी जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा। विधानसभा का सत्र आहूत है। छोड़ो, आज परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग कर, बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे। ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। बड़ा काम करने जा रहा है, हम लीड करने जा रहे हैं और राज्य जो पास करेंगे वो उत्तराखंड का ही नाम लेंगे। तो यूसीसी पास होने जा रही है, इसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज चर्चा भी थी, एक कैबिनेट और होगी, उसके बाद ये पास हो जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक में फिल्म नीति पर फोकस रहा है। उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करेगी सरकार। वहीं स्थानीय भाषा में फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए अनुदान राशि बढ़ाई, 25 लाख से बढ़ाकर राशि 2 करोड़ रुपए की गई। बच्चों के कंटेंट बनाने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन। फिल्म इंस्टीट्यूट में स्थानीय युवाओं को आरक्षण, सिनेमा हॉल खोलने वालों को किया जाएगा प्रोत्साहित। वहीं फिल्म सिटी बनाने वालों को 50 लाख की राशि देगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पौड़ी में 800 करोड़ की लागत की 353 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 134.61 करोड़ की 196 योजनाओं का लोकार्पण और 666.13 करोड़ की 157 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पौड़ी की ये भूमि सांस्कृतिक चेतना के केंद्र तीलू रौतेली, वीर माधो सिंह, जसवंत सिंह रावत और भारत के प्रथम सीडीएस रहे विपिन रावत की भूमि है। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें पौड़ी की पवित्र भूमि पर आने और मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रम में जन कल्याण की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कंडोलिया मैदान में महिला सशक्तिकरण को समर्पित दिशा ध्यानी बेबे बवारी सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रांसी स्टेडियम में शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद कंडोलिया पार्क में अर्बन हाट और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने कंडोलिया मंदिर के दर्शन करते हुए देश प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें,
आर्थिकी को बढ़ाएं, उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति महोत्सव जो हमारा मातृशक्ति के उत्थान का उनको एक मंच देने का कार्यक्रम था। उस महोत्सव में आज 850 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से पौड़ी जनपद के विकास में एक नया अध्याय इससे लिखा जाएगा। विकास आगे बढ़ेगा, तेज़ी से यहाँ की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और दो आज बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा अपने को लगाया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, बाबा जसवंत सिंह का। उनका भी आज प्रतिमा का अनावरण हुआ और यहीं पर आज जहाँ इतना बड़ा हमारा यहाँ पर तिरंगा ध्वज आज यहाँ स्थापित हुआ, वहीं जो पहले हमारे CDS थे जनरल बिपिन रावत जी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। रावत ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को मोदी से राष्ट्रपति पद की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें सिर्फ भारत रत्न मिला। मुझे मुरली मनोहर जोशी की चिंता है क्योंकि वो बीजेपी अगली बार सरकार नहीं बना पाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने शनिवार को कहा कि बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। रावत ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को मोदी से राष्ट्रपति पद की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल भारत रत्न मिला। मुझे मुरली मनोहर जोशी की चिंता है क्योंकि वो बीजेपी अगली बार सरकार नहीं बना पाएंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीद लगाए बैठे थे मोदी जी से, तो भारत रत्न मिल गया, लेकिन मुझको तो अपने पंडित जी की चिंता है, मुरली मनोहर जोशी जी की। अगले साल तो इनकी सरकार आएगी नहीं, तो इस साल उनके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी जी को भी दे देते तो अच्छी बात थी। 11 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं शनिवार को कार्यक्रम प्रभारी CDO संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मुख्यमंत्री की जनसभा स्थल रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। CDO ने अधिकारियों को भव्य मंच निर्माण, सेफ हाउस, लोगों के बैठने की व्यवस्था, मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला रोड पर स्थित जोगिंदर की उसी के आवास पर दिसंबर में बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा हरिद्वार से रुड़की पहुंचे SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने किया। पुलिस कप्तान ने जोगिंदर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी के लालच में जोगिंदर के बेटे ने शूटरों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तमाम अधिकारियों और CIU की टीम ने मिलकर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 27 दिसंबर को गंगनहर थाना क्षेत्र में पनियाला रोड में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी जोगिंदर, इनकी हत्या की गई थी और उसमें काफ़ी जनाक्रोश भी उस समय था लोगों का, क्योंकि बिल्कुल 3 लोग इसमें CCTV में दिखाई दे रहे थे जिनके द्वारा ये हत्या की गई थी और पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए लगातार छानबीन शुरू की थी। हजारों CCTV फुटेज इसमें पुलिस के द्वारा खंगाले गए। अंततः कल इसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग पुलिस ने की है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने जो मुख्य षड्यंत्र किया है, वो इसका ही बेटा जो अनुराग है, उसके द्वारा ये पूरा प्लानिंग की गई थी और उसमें जो लोग शामिल किए गए उसमें प्रिंस खटाना है, जिसके द्वारा लड़के जो प्रोवाइड कराए गए थे जिन्होंने ये हत्या की थी। तो पुलिस ने सभी की अरेस्टिंग की है। जो वेपन उसमें यूज़ हुए थे, सारे वेपन दोनों वेपन हमें पुलिस को मिल गए हैं।
देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत गोपेश्वर महाविद्यालय में शुक्रवार को 2 दिवसीय बूट कैंप शुरू हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप नेगी ने कहा कि सरकारी नौकरी की घटती हुई संख्या को देखते हुए युवाओं को अब उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाने शुरू करने चाहिए। कार्यक्रम में गुजरात से आए उद्यमिता विशेषज्ञ सुमित कुमार मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, दूध उत्पादन, जड़ी बूटी उत्पादन की ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए युवाओं को इस दिशा में अपने विचार विकसित करने चाहिए। ये कार्यक्रम जो है ये बच्चों को हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको उद्यमिता की तरफ ओरिएंट करने के लिए, उन्नत करने के लिए किया जाता है। और हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे उद्यम या उद्यमिता को ऐसे कैरियर ऑप्शन कनेक्ट करें। उसके लिए यहाँ पर ADI अहमदाबाद से एक्सपर्ट आए हैं, लोकल एक्सपर्ट भी हैं, वो भी अपने रेफरेंस दे रहे हैं। और जिससे हम चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से व्यापार बिजनेस की तरफ भी सोचें। जोशीमठ ब्लॉक में एक ऐसा रहस्यमय चमत्कारी मंदिर है जिसे मां गढ़ी भवानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मां गढ़ी भवानी मंदिर जोशीमठ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर पैनी गांव के पास समीप एकांत स्थान पर विद्यमान है। यहां प्रसिद्ध मंदिर जोशीमठ ब्लॉक का एकमात्र सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है, जहां सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं नवरात्रि के शुभ मौके पर मां गढ़ी भवानी के इस चमत्कारी मंदिर में हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम जोशीमठ से आए हैं और इसी जोशीमठ क्षेत्र के वासी हैं। हम गढ़ी मंदिर माता के पास दर्शन के लिए आए हैं। आज हमारी कोई कामना पूरी हुई, हम उसी वजह से यहाँ पे आए हैं। माँ के दर्शन भी करने आए, हमने कहा उसकी पूजा भी कराएंगे। और इनके बारे में क्या बोलूँ, ये अक्षत फल देने वाली माता है। ये आप मांग के देखो, इनका माँ से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है इनसे, जो मांगोगे आप। मंदिर बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे इतनी सारी मान्यता है, इसलिए हम लोग दिल्ली से यहाँ तक ये इसको देखने आए हैं। और इट्स ट्रू, ये सच है कि जितनी भी हमने बातें सुनी थी इस बारे में, इस मंदिर के बारे में, वो सारी सच है। बर्फबारी और शीतलहर के बीच एक और जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत इन दिनों पूरे जोशीमठ क्षेत्र में वनों और वन संपत्तियों को अग्नि से बचाने, आग नहीं लगाने और वन्य जीव प्राणियों को बचाने के लिए हर बीट में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस अभियान के बीच एक बार फिर से पहाड़ियां सुलगने लगी है। इस बार ये वाक्य बड़ा गांव के बीच सामने धौली गांव के धौली गंगा के दूसरे छोर पर दिखाई दे रहा है, जहां दोपहर बाद पहाड़ियों में आग धधकने की घटना के बाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि आग लगने का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। जहां पहाड़ों में ताजी बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ जंगल भी आग लगने से जल रहे हैं। लोग मौजूद हैं बड़गांव गांव के पास में। जिस बड़गांव गांव के पास में एक ऊंची चोटी है जिस पर दोपहर बाद से जबरदस्त भीषण आग लगी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ भी धू धू कर जल रहे हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि इस तस्वीर को पूरी तरह से अपने कैमरे में कैद करें। ये देख सकते हैं एरा जंगल किस तरह से इस वक्त धू धू कर जल रहा है और सामने आप देख सकते हैं इन पहाड़ियों में किस तरह से ताजी बर्फबारी हो रही है। ऊपर मैं जरा कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा ऊपर की तस्वीरें भी दिखाएं जहां पर इस वक्त ताजी बर्फबारी हो रही है और दूसरी तरफ इस तस्वीर को भी दिखाएं जहां पर वन विभाग की लाखों करोड़ों की वन संपदा किस तरह से खाक हो चुकी है। आप देख सकते हैं। हालांकि आग लगने का कारण का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। कैमरामैन साथी रोहित रावत के साथ नवीन सिंह जोशीमठ। हाथरस में रामकथा कर रहे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की शुक्रवार को अचानक से तबियत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया, जहां उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं प्रारंभिक जांच में उनके सीने में संक्रमण का पता चला। देहरादून में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर श्री कृष्ण अवतार ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत अभी पहले से काफी बेहतर है और अब खतरे की कोई बात नहीं है।
परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर है। उनकी छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफी पहले से बेहतर है। खतरे की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम पाणव महासायक चारु चापम नमाम रामम रघुवंशनाथम। मेरे कथा के रसिक श्रोता बहनों भाइयों मित्रों बालिकाओं बालकों, विधाता की नियत कुछ और होती है और व्यक्ति का चिंतन कुछ और। इस बार कुछ ऐसा ही हो गया। उत्तर प्रदेश ऑटो और विक्रम महासंघ ने आरटीओ द्वारा 3 व्हीलर और विक्रम में जीपीएस लगाने के आदेश का विरोध किया। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि महासंघ आरटीओ के इस आदेश का पुरजोर विरोध करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऑटो एक्ट में इस तरह का कोई नियम नहीं है जिसके अंतर्गत विक्रम और 3 व्हीलर को जीपीएस लगाने की अनिवार्यता हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे ट्रैफिक को लेकर सरकार को 3 व्हीलर और विक्रम के नई लाइसेंस देने का भी महासंघ विरोध करेगा। करते हैं एक के पीछे एक। सड़कें उतनी हैं, परिवहन का दबाव बढ़ गया है, हजारों हजार ई रिक्शा चल रहे हैं। तो जो नए परमिट विक्रम और 3 व्हीलर के दिए जा रहे हैं, ये अविलंब इनको रोका जाए। दूसरी बात, जैसे जीपीएस की है, तो जीपीएस जो सेंट्रल एक्ट है उसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर पर अप्लाई नहीं होता है और हमारा खुला हुआ व्हीकल है उसमें गेट नहीं है। जीपीएस लगाया जाना उसमें किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात है विक्रम और 3 व्हीलर के खिलाफ, तो ये आरटीओ और आरटीए प्रशासन पूंजीपतियों से मिलकर के विक्रम और 3 व्हीलर को तरह तरह से प्रताड़ित कर करके हमको ये बाहर करना चाहता है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में मौसम आज से फिर बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों के 25 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की। मौसम के अंदर देहरादून के निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक कल फिर बारिश की एक्टिविटी बढ़ने जा रही है। कल पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख फरवरी की है, तो देख ही रहे हैं कि जो बादल हैं जो गढ़वाल रीजन उसमें तो आ ही गए हैं और बूंदाबांदी भी जो गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं पर हो रही है। तो आज शाम रात से थोड़ा जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और मैं कहूँगा कि कुछ जगहों में पूरे प्रदेश में जो है हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो रहेगी। और जो हमारे हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ 2500 मीटर या उसके आसपास तक या उससे अधिक ऊंचाई के भी जो क्षेत्र हैं तो उसमें हल्की बर्फबारी या मॉडरेट तक की बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादा संभावना आपकी कह सकते हैं कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या गढ़वाल रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज़्यादा संभावना है। कल जब आप जाएंगे तो कल थोड़ी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, तो हल्की से मध्यम तक आप देखेंगे जो बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही मिलने वाली है। और जो मध्यम दर्जे तक की जो बर्फबारी है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ तो मिलेगी ही, लेकिन हल्की से मध्यम के बीच में जो है तो वो 2200 से लेकर के अगर 3000 मीटर तक की बात करें तो उसमें जो है हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी।
एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्वक संपन्न किए जाने के लिए यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अधिकारियों के साथ हरिद्वार सीसीआर भवन में बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में अपराधियों पर निगरानी रखने, बॉर्डर क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने, वांछित अपराधियों का ब्यौरा साझा करने, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर पैनी नजर रखने, संदिग्ध लोगों पर नजर और अवैध रूप से लाई जाने वाली शराब, मादक पदार्थों और अन्य सामग्रियों पर रोकथाम हेतु सघन वाहन चेकिंग चलाने के संबंध में गहनता से विचार विमर्श किया गया। इलेक्शन को लेके जो इंटर बॉर्डर मीटिंग थी वो एक आयोजित की गई थी हरिद्वार में, जिसमें जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, इनके सभी एसपी, उच्च अधिकारी, एसओ इंस्पेक्टर्स वगैरह ने प्रतिभाग किया था और हमारे जनपद के भी सभी उच्च अधिकारियों द्वारा, एसओ इंस्पेक्टरों द्वारा प्रतिभाग किया गया था। इसमें इंटर बॉर्डर जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की गई, जिसमें हम यूनिफाइड चेकिंग करा सकें। साथ में जो इलिसिट लिकर है या जो इलिसिट वेपन है, इनकी तस्करी वगैरह की रोकथाम के लिए जो एक कार्य योजना है उस पर कार्रवाई के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। उस पर हम लोगों ने जनपद सहारनपुर और हरियाणा की काफ़ी जो है बाउंड्रीज लगती हैं एक दूसरे ज़िले से, और हमारे जो है 3 थाने लगते हैं जो कि जनपद हरिद्वार के 4 थानों से उनकी लगती है। तो दोनों जगह पे इंस्पेक्टर लेवल और सर्किल ऑफिसर लेवल पर ऑलरेडी समन्वय बैठक हो रखी थी। आज जनपद स्तर की यहाँ पर बैठक की गई है, जिसमें कि जितने भी चेक पॉइंट्स हमें बनाने हैं, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जो है, अवैध हथियारों की तस्करी आगामी चुनाव को देखते हुए उस संबंध में समन्वय बनाया गया है। अपराधियों की सूची, वारंटीज जितने भी हैं जो फरार अभियुक्त हैं, उनकी भी सूची जो है आदान प्रदान की गई है। और इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है दोनों जनपद का बनाया गया है, जिसमें कि बेहतर समन्वय हम कर सकें और रेगुलर चेकिंग कर सकें, पेट्रोलिंग कर सकें, बैरियर लगा सकें। 2024 लोकसभा इलेक्शन के दृष्टिगत आज हरिद्वार के सीसीआर में इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई है, जिसमें मैं मुजफ्फरनगर की तरफ से मैंने इसमें प्रतिभाग किया है। और इस मीटिंग में दोनों जनपदों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है कि किन पॉइंट्स पे हमारे पिकेट्स लगने हैं, कहाँ पे बैरियर लगने हैं, हमारी कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन से गांव लगते हैं और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से अपराधियों का आवागमन हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है, और जिससे कि आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपादित किए जा सके। लक्सर में फिर मौसम ने करवट बदल ली है। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अगर बात किसानों की करें तो किसानों का कहना है कि इसी तरह रिमझिम बारिश होती रही तो उनकी फसलों को फायदा होगा। वहीं अगर बीते 2 दिन पहले की तरह बारिश में ओले पड़ते हैं तो उनकी गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान होगा। बहरहाल आगे देखना होगा कि मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बारिश का कोई नुकसान नहीं, ओलों का नुकसान है हर फसल को। ओले का नुकसान है, अब बारिश हो जाए तो इन्हें सभी फसलों को फायदा होगा। जैसे बरसी हो, गेहूँ हो, गन्ना, सरसों। नैनी सैनी एयरपोर्ट में 2 फरवरी से देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा प्रारंभ हो गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनी सैनी एयरपोर्ट से विमान सेवा का शुभारंभ किया था। उसी क्रम में शुक्रवार से नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा प्रारंभ हुई। शुक्रवार को फ्लाई बिग का 19 सीटर विमान देहरादून से 10 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा, जिसके बाद देहरादून के लिए 14 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को विमान सेवा चलेगी। वहीं फ्लाईविंग के एयरपोर्ट मैनेजर राजवीर सिंह ने बताया कि अगली फ्लाइट सोमवार को 10 सीट बुक है। इसके साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही फ्लाई दिवस के दिन 2 घंटे पूर्व भी काउंटर से टिकट बुकिंग की जा सकती है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।